कैसे हैं आप सभी। आई होप आप ठीक होंगे। जैसा कि आज का वीडियो हम लोग पढ़ेंगे किंगडम एनिमिलिया। 4 किंगडम को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम 5वां किंगडम पढ़ते हैं कि एनिमिलिया। जगत के जो प्राणी होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, उनका हैबिट और हैबिटाट्स क्या होता है, उनका वासस्थान क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है। जैसा कि आप जानते होंगे कि अभी तक जितने भी जगत आप लोगों ने कंप्लीट किया है, सबसे जटिल किंगडम कौन से होते हैं? जगत एनिमिलिया के ही होते हैं। सबसे जटिल जो कहा जाता है, सबसे जटिल जगत जो होते हैं वो एनिमिलिया के होते हैं। हम लोग इसको भी जनरली पहले जैसे सिंपली तौर पे जान लेते हैं कि ये किस टाइप के होते हैं। हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो होते हैं जो एनिमिलिया जगत के प्राणी होते हैं वो भी कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन मतलब सभी स्थानों पे, किसी भी स्थान पे ये कहीं भी क्या करते हैं, निवास कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? कॉस्मोपॉलिटन, सर्वव्यापी, सभी स्थान पे पाया जाने वाला, जिसको सर्वव्यापी होते हैं। सेकेंड क्या होते हैं? ये यूकैरियोट होते हैं। इसके भी अंदर तो केंद्रक पाए जाते हैं। जिसके अंदर केंद्रक नहीं होंगे उसे ही तो हम प्रोकैरियोट कहेंगे। तो इनके अंदर केंद्रक होते हैं, इसलिए यूकैरियोटिक कहते हैं। मल्टी सेलुलर, क्यों इसको मल्टी सेलुलर कहते हैं? क्योंकि ये बहुत सारे सेल से मिलकर के बने होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक, तीन चीजों को हम लोगों ने जान लिया। और ये आप जानते होंगे कि यही चीजें आपने प्लांटी जगत में भी देखा है, पढ़ा है ना। प्लांटी जगत में भी, प्लांटी जगत में भी उनके कैरेक्टर ये 3 समान थे। वो भी क्या थे? कॉस्मोपॉलिटन टाइप के थे। चाहे वो हर्ब प्लांट हो, चाहे वो श्रब प्लांट हो, चाहे वो ट्री प्लांट हो। ठीक ना। उसी तरह से जो भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बीइंग को ले लीजिए, वो हर स्थान पे सभी जगहों पे निवास कर लेते हैं। इस वजह से इनको कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। यही कंडीशन पौधे की थी। वो भी किसी भी स्थान पे, किसी भी पत्थर पे, चाहे पहाड़ों के बीच, नदियों में, तालाबों में, झीलों में, सब जगह वो निवास कर लेते थे। इस वजह से वो भी क्या थे? कॉस्मोपॉलिटन थे। उनके भी अंदर केंद्रक पूर्ण विकसित रूप में पाया जाता था। इस वजह से उनको भी यूकैरियोट कहा गया था। और जो एनिमिलिया जगत होते हैं उनके भी अंदर केंद्रक पूर्ण विकसित होते हैं। इस वजह से ये यूकैरियोटिक होते हैं। मतलब डीएनए आरएनए वगैरह होते हैं। मल्टी सेलुलर, हमारे भी अंदर बहुत सारी कोशिकाएं से मिलकर के, मतलब बहुत सारे टिश्यूज वगैरह हैं जो हमारी कोशिकाओं और या बॉडी ऑर्गन का, शरीर के अंगों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। उसी तरह से जो प्लांटी जगत के भी थे, उनके भी शरीर जो थे वो मल्टी सेलुलर थे। ठीक है ना। आगे अगर हम देखें कि इनमें डिफरेंस, प्लांट्स और एनिमल दोनों के बीच में अगर बेसिक डिफरेंस हम जानना चाहते हैं कि इनके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं, तो वो शैलवाल होते हैं। क्योंकि उनके अंदर जो होते हैं, पेड़ पौधे के अंदर शैलवाल पाए जाते हैं और हमारे अंदर शैलवाल नहीं होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि कोशिका भित्ति का क्या होता है? अभाव होता है। डिफरेंस में प्लांट की एनिमिलिया जगत के जो जीव होते हैं उनमें शैलवाल, कोशिका भित्ति का क्या होता है? अभाव होता है। आगे हम इसमें जो न्यूट्रिशन होते हैं, इनमें जो न्यूट्रिशन होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। पेड़ पौधे क्या थे? ऑटोट्रॉफ्स थे। ध्यान रखिएगा, पेड़ पौधों में बोला गया था वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हरे रंग के वर्णक पाए जाते हैं, क्लोरोफिल उपस्थित होता है। वो सनलाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और रिएक्शन करते हैं, जिसके फलस्वरूप वो फूड में अपने अंदर फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा फूड मटेरियल क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं या बना लेते हैं।
लेकिन हम आप चाहे कोई भी एनिमल्स वो क्या होते हैं, उन्हीं पेड़ पौधों पे डिपेंड होते हैं, ठीक ना, वो अदर पे डिपेंड होते हैं। इस वजह से उन्हें क्या कहते हैं, विषमपोषी एनिमल या विषमपोषी जीव कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं, ठीक है ना। इतना मतलब जनरली इनके अंदर बस इतने ही क्या है आपके लक्षण है, यही लक्षण आपके दोनों में मतलब सिमिलर समानताएं हैं, यहाँ केवल एक डिफरेंट है और इनके भी यही इतने क्या है कैरेक्टर्स हैं। अब देखिएगा कि जो आपको अभी हम इसको इसके हिसाब से बता देते हैं कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनको हम उपभोक्ताओं का समूह कहते हैं। उपभोक्ताओं का समूह क्यों? क्योंकि वो उत्पादक पे डिपेंड होते हैं, उपभोक्ता के ही रूप में होते हैं ना। उपभोक्ता ही तो उत्पादक को डिपेंड करता है, उसको खाएगा, ठीक है, तो वहाँ से वो अपना भोजन बनाता है। इस वजह से इनको उपभोक्ताओं का क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। कहा जा रहा है कि 5 जगतों में जो 5 जगत आप लोगों ने पढ़ा है सबसे जटिल जगत है, इसे ही माना गया है। इस जगतों में विषमपोषी जीव कह रहे हैं कि ये जगत जो होते हैं इसमें हेटेरोट्रॉफिक जीव होते हैं। जीव जैसे स्पंज, कोरल, कृमि मतलब फीडा कृमि ले लो, चाहे कोई भी ले लो, अर्थवार वगैरह जो भी हैं, कीट, घोंघा होता है, एनिलिड्स प्राणी जो होते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं, मोलस्का संघ के प्राणी, एकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणी, फिशेस, रेप्टाइल्स, पक्षी वर्ग, स्तनधारी मैमल्स वर्ग, जितने भी जीव होते हैं सब इसी एनिमिलिया जगत में आते हैं। इस वजह से इनको हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं और 5 जगतों में सबसे जटिल जगत भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि जो इनके जनरल फीचर्स होते हैं, जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सभी जीव जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, वहाँ मैंने बताया। इन जीवों का संगठन मतलब इन जीवों के जो शरीर होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं, वो पूर्ण विकसित होते हैं। अरे हम आपके सामने खड़े हैं, किसी भी जीव को ले लीजिए, वो आपके सामने खड़ा है, चल रहा है, उठ रहा है, बोल रहा है, सारी क्रियाएं कर रहा है, उनके अंदर जो भी एक्टिविटी होनी चाहिए सबको कर रहा है, तो वो पूर्ण विकसित ही तो जीव माना जाएगा ना। तो क्या है, पूर्ण विकसित होते हैं। ये जंतु भोजन को चबाने में, जैसा कि आप जानते होंगे जो भी एनिमिलिया संघ के प्राणी होते हैं वो जो भी फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करते हैं या ग्रहण करते हैं उसको क्या करते हैं, चबा करके निगल लेते हैं। जब निगलने के बाद क्या होते हैं, उनके डाइजेशन की क्रिया पेट के अंदर होती है, मतलब गले से निकलते हुए वो जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे उनके अंदर वृष्णि, ग्रासनली, फिर आशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इस तरह से उनके अंदर पाचन की क्रियाएं इन स्टेजों से होकर के गुजरती जाती है। तो वही बोल रहा है कि ये जंतु जो होते हैं भोजन को चबाने के बाद शरीर के भीतर भोजन का पाचन करते हैं, अतः उपभोक्ता कहलाते हैं, ठीक। चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब जो एनिमिलिया संघ के प्राणी होते हैं उनके अंदर नर जननांग जो होते हैं वो टेस्टिस होते हैं, वृषण होते हैं, ठीक, तथा मादा जननांग जो होते हैं, मादा का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो ओवरीज होते हैं, ठीक है ना। 5वां आपका बोल रहा है कि इनके अंदर संवेदी अंग मतलब सेंस ऑर्गन जो होते हैं, किसी चीज को महसूस करने का ऑर्गन होता है। तंत्रिका तंत्र, इनके अंदर नर्वस सिस्टम होते हैं, बॉडी पार्ट्स में जो होते हैं नर्वस सिस्टम उपस्थित होते हैं, तथा उत्सर्जी अंगों मतलब कि जो भी फूड मटेरियल ले लिए उसको बाहर की ओर सीक्रेट करने के भी जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, अंग होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होने के कारण जंतु क्या करते हैं, बाह्य संवेदनाओं के प्रति, किसके प्रति, बाह्य संवेदना मतलब बाह्य जो क्रियाएं होती हैं इनके प्रति वो अत्यधिक उत्तेजनशील होते हैं, ठीक। आपको भी देखिए आँख में भी मक्खी आने वाली होती है या कोई भी कीड़े आने होते हैं, अपने आप आंखें बंद हो जाती हैं, तो क्या आप उनको बताते हो क्या कि नहीं बंद हो जाओ और ये एक्टिविटी होने वाली, नहीं, वो खुद बंद होती है। तो उनकी आपकी जो संवेदनाएं होती हैं, जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, वो आपके मस्तिष्क को मैसेंजर आरएनए के द्वारा आपको संदेश मिल जाता है, तो वो तुरंत ही बंद हो जाती हैं।
तवे पे हाथ गया नहीं कि आपके मुंह से कुछ की आवाज़ निकलती है, आउच की आवाज़ निकलती है, तो सारी क्रियाएं हो रही हैं तो उस संवेदनाओं की ही तो द्वारा हो रही हैं। इस वजह से कह रहा है कि जो हमारे ह्यूमन बीइंग होते हैं उनके अंदर जो संवेदी अंग, तंत्रिका तंत्र और उत्सर्जी अंग क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण उनको बाह्य संवेदनाएं, जो बाह्य संवेदना होती है जिसको उनको पता चलना चाहिए, वो उसके लिए क्या होते हैं, वो अधिक उत्तेजनशील होते हैं। ठीक, तो इतना क्या था, ये जगत एनीमिया के लक्षण थे। आगे हम देख लेते हैं लाइकेन। ठीक है, लाइकेन को भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसको अगर आप नोट स्क्रीन लेना चाहिएगा तो ले लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे कि हम लाइकेन भी जानते हैं कि ये एक शैवालों का और कवकों का ही एक बड़ा रूप है, ठीक है ना, बड़ा रूप है, विस्तृत रूप जो होता है वो लाइकेन होता है। लाइकेन जैसा कि कभी कभी आप देखे होंगे कि पर्वतीय इलाकों में या समुद्रों वगैरह में देखे होंगे, दूर अगर गए होंगे तो समुद्रों के किनारे पे गाय की बहुत लंबी क्या होती हैं, शाखाएँ होती हैं, उस पर बहुत लंबे लंबे क्या होते हैं, हरे हरे नीले कलर में जो होते हैं शैवाल लाइक की संरचना होती है, जो जिसे हम लाइकेन कहते हैं। लाइकेन जो होता है वो अपुष्पक पादप होता है। लाइकेन को हम अपुष्पक पादप, इसके अंदर भी पुष्प विकसित करने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है ना। और ये ब्रायोफाइटा वर्ग की, जो ब्रायोफाइटा वर्ग के इस प्रचलित पौधे में वास्तविक जड़ों का क्या होता है, अभाव होता है। कह रहे कि जो लाइकेन होती हैं इसमें जो रियल रूट होना चाहिए वो नहीं होता है। तो इनमें क्या होते हैं कि ये ब्रायोफाइटा असंघ का इस प्रकार का पौधा माना जाता है जिसके अंदर क्या होते हैं कि वास्तविक जड़ों का क्या होता है, अभाव होता है। और इसकी लंबाई कितनी होती है, 1 से 10 सेंटीमीटर, लगभग 1 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है ना। और यह छायादार व नम जगहों पर समूहों में उगता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो लाइकेन शैवाल वगैरह भी जहाँ छायादार स्थान हो और नमी वगैरह हो, घरों में तो आप जनरली देखे होंगे कि आपके वहाँ कहीं पानी इकट्ठा हो रहा हो तो वहाँ क्या होती है, काई के रूप में कुछ हरे हरे शैवाल से लग जाते हैं, तो उनके लगने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, शैवाल से लग जाती है तो वो एक काई के रूप में आपको दिखता है और बहुत तेज़ी से अगर स्लीपर वगैरह आप पहन के चले जाते हो तो वो स्लिप करता है। उसी प्रकार की ये संरचना होती है जो समुद्री इलाकों में क्या होती है, पाई जाती है। किसी भी नम स्थानों पे भी ये क्या होती है, पूर्ण रूप में विकसित होती हैं। यह बिना जड़ वाला पौधा होता है, मतलब लाइकेन जो होते हैं वो बिना रूट के होते हैं। मतलब इनके अंदर रूट तो होते हैं बट वो बिल्कुल सिंपल होते हैं। कह लो कि वो रूट जो होते हैं वो रूट नहीं बल्कि बिल्कुल शाखीय संरचना होती है जहाँ से उनको क्या होते हैं, जल वगैरह एब्जॉर्ब करने की बस क्षमता हो, वो रूट नहीं होते हैं, ठीक ना। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि हमने इसके अंतर्गत क्या जाना है कि अभी तक तो हम लोगों ने जान लिया कि जो मॉश के पौधे होते हैं वो अपुष्पीय होते हैं, ठीक है। ये ब्रायोफाइटा का एक ऐसा समूह है जिसमें वास्तविक जड़ें नहीं पाई जाती हैं। इसकी लंबाई जनरली 1 से 10 सेंटीमीटर होती है, ठीक। और ये छायादार व नम स्थानों पे मिलते हैं। ये इनकी क्या है, कैरेक्टर्स हैं, ये इस तरह से मिलते हैं, ठीक है। और इसमें जो होते हैं रियल रूट प्रेजेंट नहीं होते हैं। कवक देखिएगा, यह कवक तथा शैवाल के मध्य, किसके मध्य, कवक और शैवाल के मध्य का जो सहजीवी संयोजक है, उनके साथ साथ जीने वाला ये एक संयोजक कड़ी है, ठीक है, जिसमें ये दोनों अंतःग्रंथि होकर, ये दोनों मतलब कवक और शैवाल दोनों अंतःग्रंथि मतलब आपस में जुड़ करके एक थैलस के समान संरचना बनाती हैं। अंतःग्रंथि मतलब होता है आपस में, मतलब वो ग्रंथियां जो उनकी होती हैं आपस में जुड़ करके एक थैलस के समान संरचना बनाती हैं। इसमें शैवाल को, उस संरचना में शैवाल को शैवलांश तथा कवक को कवकांश कहते हैं या उनके नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। देखिएगा आगे, शैवाल कार्बन डाइऑक्साइड व जल से
शैवाल की क्रिया क्या होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल को क्या करता है, भोज्य पदार्थों के रूप में ग्रहण करता है। ठीक है, भोज्य पदार्थों के रूप में लेता है और उसे क्या करता है, कवक को दे देता है। ठीक है ना। जबकि कहने का तात्पर्य क्या है कि वो कौन, शैवाल ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को क्या किया, ग्रहण किया। किस रूप में, भोजन के रूप में। और जब वो भोजन के रूप में ग्रहण किया तो उसको किसको दे देता है, कवक को दे देता है। आपको दिख रहा होगा कि कवक को उसने दे दिया, जबकि कवक क्या करता है, वो भी तो उसका कुछ मदद करता होगा। क्यों, क्योंकि वो उनके सपोर्ट के रूप में होता है ना, एक उनके साथ सहजीवी के रूप में कार्य करता है ना। तो कवक क्या करता है, शैवाल को एक रक्षात्मक, एक मतलब उनकी सुरक्षा के लिए एक रक्षात्मक आवरण बनता है। किसका, शैवाल का। कौन, कवक। ठीक है ना। जबकि लाइकेन को अधोस्तर से लगाए रखती है। ऐसा नहीं कि वो दोनों जब साथ साथ जीने लगे तो लाइकेन भी तो सहजीवी के ही रूप में उनके साथ रहता है, तो उनको अलग नहीं करता, बल्कि उनको अपने अधोस्तर, अपने भाग से क्या करता है, जोड़े रखता है। और ये चट्टानों, मतलब चट्टानी इलाकों में वृक्षों की छाल पे, जैसे कि आप देखे होंगे कि आम का पौधे में कभी कभी अमरबेल टाइप से एक पौधा होता है, वो लटका होता है, तो वो तो सहजीवी की तरह होता है ना, उसके साथ जीवन यापन करता है ना, तो आपको हानि होता है ना, तो इसको कोई हानि होता है, तो दोनों क्या होते हैं, सहजीवी के रूप में रहते हैं। उसी प्रकार से जो लाइकेन होते हैं वो कवक और शैवालों के साथ में क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। चट्टानों, कह रहा है कि वृक्षों की छाल पे, मृत काष्ठ पे, मतलब मरी हुई डेड एंड डिकेइंग जो लकड़ी के गट्ठे होते हैं, देखे होंगे बारिश में वो जब भीग जाते हैं तो उसके ऊपर क्या नाम है, कुछ इस तरह से फफूंदे टाइप की संरचना उगाती है, कुछ पेड़ वगैरह निकल आते हैं। तो वृक्षों की छाल पे, मृतकाष्ठ पे, पत्तियों की शाखाओं पे, मतलब जो पत्तियां होती हैं वृक्ष की, उनकी शाखाओं पर भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, इतना हम लोगों ने जान लिया। जनरल कैरेक्टर भी आप लोगों ने जान लिया कि जो लाइकेन के जनरल कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था ना। आगे लाइकेन के उपयोग, आगे देख लीजिएगा, लाइकेन के उपयोग में क्या है, इन्हें खाद्य पदार्थों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कह रहे हैं कि कुछ इस प्रकार के लाइकेन होते हैं जिनको हम खाद्य पदार्थ के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, जैसे रेंडियर मॉस। ठीक है। सेकेंड आपका क्या है, इसका उपयोग, इसका उपयोग, लाइकेन का उपयोग, लिटमस पेपर, आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में लिटमस पेपर पढ़ाया जाता है, नीला और लाल वाला, तो जिसको हम लेटेक्स कहते हैं, बनाने में तथा वायु प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड के संकेतक के रूप में किया जाता है। कुछ लाइकेन का उपयोग, कह रहे हैं कि कुछ लाइकेन इस प्रकार के होते हैं जिनका उपयोग प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक तथा एल्कोहल बनाने में भी किया जाता है। प्रतिजैविक के रूप में भी, एंटीबायोटिक के रूप में भी और एल्कोहल बनाने में किया जाता है। आगे आपका है चौथा कि कुछ इस प्रकार के भी लाइकेन होते हैं जिनको हम इत्र, जिनको आप परफ्यूम बोलते हो, इत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लोबेरिया, एवरनिया, रेमालाइना। ठीक, इस प्रकार से लाइकेन आपका कंप्लीट हो गया और ये सभी क्या करते हैं, इत्र बनाने में आपका मदद करते हैं। ठीक है ना। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू।